8. इश्क वाली फीलिंग। हाय, आई एम आदित्य चौहान। और मैं दीप्ति मोरे। तो हम दोनों साथ में काम करते हैं। हम टीवी वेब शोज के लिए क्रिएशन टीम में काम करते हैं दोनों। ओके, तो हम विच आई रिमेम्बर सबसे पहले मिले थे कॉलेज में। हाँ, कॉलेज ड्रामा ग्रुप में। यस। तो 12th मेरी मालवण में हुई है, मतलब सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कोंकण एरिया में मेरा गांव है। उसके बाद बॉम्बे आया था, तो एमडी कॉलेज है परेल में, तो वहाँ एडमिशन हुआ था। तो वहाँ ना एक ड्रामा ग्रुप हुआ करता था, जो मुझे शुरू बचपन से आदत थी कि मुझे लगता था कि चलो ड्रामा ग्रुप ज्वाइन करते हैं। बॉम्बे आके हम चाहते हैं ना कि कुछ नए ग्रुप में सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाए, दोस्त बनाए। कोई दोस्त नहीं था, तो हमारी पहचान वहाँ हुई थी। हम एक दूसरे से पहली बार वहाँ मिले थे। जिस ईयर में मैंने ड्रामा स्टार्ट किया था, ग्रुप ज्वाइन किया था, उस ईयर में दीप्ति ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि मेरा तब 12th चल रहा था और 11th में मैंने ड्रामा किया था, 12th में गैप लिया था जब आदित्य आया। बट वो होता है बैक स्टेज के लिए, थोड़ा सा पुशअप के लिए या तो मॉरल के लिए जाओ ग्रुप के। तो वहां पे फर्स्ट टाइम जस्ट इंट्रो हुआ था कि ओके, कोई लड़का है जो ड्रामा में एक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। सो वहाँ हम एक दूसरे को जानते थे वाला। हाँ, वैसे ही था। आई गेस 15 साल पहले की बात है। 15 साल। यस, मुझे बॉम्बे आके 15 साल हुए और बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैंने मैक ज्वाइन किया। उस दौरान कहीं अब वो कैसे हुआ दैट आई डोंट नो, बट उसके बाद मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद आइडियली हम लोग ज्यादा दोस्त बने। हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग घूमने की बातें बहुत करते थे साथ में। दोनों को भी ट्रैवल बहुत पसंद है। मेरे ट्रिप चलते रहते थे, हम लोग घूमते रहते थे, तो बातें होती थी। वो भी अपनी अलग ट्रैवल्स चलता रहता था उसका, तो हमारी काफी घूमने की बातें होती थी। लालबाग में रहता था, दीप्ति लोअर परेल में रहती थी, तो बहुत मिलते थे। बहुत हम लोग वैसे भी घूमना फिरना होता था। फिर मेरा काम ज्यादा शुरू हुआ अंधेरी में, तो उस दौरान दीप्ति प्ले करती थी। बट उस कुछ समय बाद उसे लगा कि अरे यार, मुझे भी ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना है। मुझे भी टीवी वेब शोज, या तब तो वेब शोज थे नहीं, बट यहीं कहीं कुछ काम करना है। तो इसी फील्ड में इफ नॉट एक्टिंग देन कैमरा के पीछे रह के कुछ तो जो इसी फील्ड से कनेक्टेड हो। फिर ज्वाइन हो गई टीम के साथ। Yes. बट वैसा ही था। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और कभी वैसा नहीं हुआ कि प्यार हुआ है या ऐसा कुछ मतलब वो वाला थॉट भी नहीं था, ना उसके दिमाग में ना मेरे दिमाग में, और उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं थी। काम ही ऐसा हुआ उस दौरान जिसमें बहुत ट्रैवल इन्वॉल्व था, तो हमने साथ में काफी ट्रैवल किया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग 3 साल पहले तक, मतलब अभी शादी को 2 साल हो गए, एक बार भी ये थॉट नहीं आया था दिमाग में कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या हम शादी करेंगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से। मुझे कुछ बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि अरे तुम दोनों शादी क्यों नहीं करते। आई वाज लाइक नहीं, मतलब हमको नहीं लगता, बिकॉज थॉट तो आना चाहिए दिमाग में, वो हुआ ही नहीं है कभी। तो घर वाले बहुत पीछे पड़े रहते थे कि शादी, और मेरा ना शादी को लेके थोड़ा ऐसा रेजिस्टेंस था कि अरे यार नहीं करनी है मुझे। घर से भी बहुत, उसके लिए तो तुम्हारे घर वालों के लिए मैंने भी हेल्प हाँ, की थी। अच्छा दीप्ति, एक बता दूं तो दीप्ति ना मेरे घर पे काफी पहले से हम लोग मालवण चले जाते थे। कॉलेज से मेरे घर वाले सब जानते हैं, हम मालवण चले जाते थे, घर पे रहते थे, तो पहचानते थे, मतलब सब गांव से लेके यहाँ बुआ कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। तो इसकी चाची है जहाँ पे वो परेल में रहता था, तो उसने मेरे पास आके बोला था कि भाई इसको अगर कोई लड़की पसंद है प्लीज टेल मी। हाँ ठीक है, और अगर नहीं है तो मुझे बताना, तो मैं लड़कियां देख लूंगी। तो दीप्ति भी रोज कोशिश करती थी कि अरे इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो कोई मैं है समझ क्या, लूं। कि भाई ये गया है तो मोबाइल चेक करो, किसी लड़की का मैसेज है क्या, कि या कोई कुछ तो है कि घर वालों को कुछ बता कुछ ऐसा नहीं था। एक आई थिंक ये हमारा सिलसिला कुछ 5 सालों तक चला था। जब भी ज्वाइन हुई उसके बाद से ये चालू था। तो ये बीच में मैंने आई थिंक चाची को बताया भी था कि कोई लड़की नहीं है, आप देख लो, कोई तो लड़की देख लो, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी लड़की को देखने जाओगे उस वक्त मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे कांदा पोहा खाना है। तो मराठी में वो होता है कि जब भी लड़का देखने जाता है तो उसको कांदा पोहा वाला कार्यक्रम बोलते हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे वो देखना है, क्योंकि मैंने कभी वो किया नहीं है। ये सारी बातें होती रहती थी। फिर ना एक पॉइंट के बाद ना प्रेशर बढ़ गया था मेरे ऊपर कि एक महीने में, अभी एक लास्ट मंथ है, ये महीने में नहीं बताएगा तो हमको जो लड़की पसंद है उसका नाम हम बता देंगे तुमको। तो ना समहाउ मेरे को समझ में आ रहा था कि होता ना कि घर वालों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया।
कोई कुछ तो चल रहा है, बट मैं नहीं गेज कर पा रहा था। मेरे घर में थोड़ा है कि मेरे चाचा जी ही मुझसे बात करेंगे ज्यादातर, बाकी कोई काफी कम बात करते हैं कि ऐसी कुछ भी बात करनी हो तो उनको पता है कि वो मुझे मना सकते हैं, बाकी कोई मना नहीं पाएगा मुझे। फिर एक दिन ना, तो मैं ये बता दूं, कभी शादी की बात नहीं हुई हम दोनों के बीच में, प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात प्यार रही, की बात दूर की है। तो कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमारे जो घर वाले हैं ना, ओके, I तो मेरी think- शादी हुई ना उससे 2 साल पहले, 2 साल पहले मेरी कजिन की शादी हुई हम थी। शो कर रहे थे कोई एक, हम उस समय कुछ काम चल रहा था, तो कजिन की शादी में ऑफ कोर्स दीप्ति तो हर फंक्शन में आती थी घर के, क्योंकि उसको अलग से उसके एंगेजमेंट का विच आई रिमेम्बर, इसको पता नहीं था, मुझे इनविटेशन आया और मैं एंगेजमेंट के लिए गई और ही वाज लाइक तू कहाँ से आई, तुम्हें कौन बुलाया। उस बहन के शादी में जब मैं गई तो मेरे साथ एक कंडीशन थी कि जब भी आओगी तो इस बार मम्मा को लेके आना। मैंने कहा, ठीक है। और क्योंकि मैं काम से आ रही थी तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के, मैंने चलो शादी है साड़ी पहनेंगे इस बार। मम्मा को जिस चाचा ने हमारी शादी के लिए अप्रोच किया वो मम्मा को मिले, मुझसे निकलते वक्त बात की कि भाई मैं ना कल तेरे घर पे आऊंगा। तो थोड़ा सरप्राइज थी कि भाई घर पे शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आप मेरे घर कल क्यों आओगे, फंक्शन रहेंगे। तो इसके बहन के साथ, इसकी छोटी जो बहन है उसके साथ उसको पकड़ के ये दोनों मेरे घर पे आए। चाचा ने घर वर देखा, जो मुझे डाउट है उस वक्त से मेरे घर वाले मतलब मेरी मम्मा और इसके घर वाले इसके चाचा, इन दोनों की प्लानिंग चल रही है कि कैसे इन दोनों को मिलाया जाए और इन दोनों की शादी प्लानिंग प्लॉटिंग वहां से शुरू ओके, हुई तो है। हमारे शादी के 2 साल पहले की ये कहानी शुरू होती है। कहानी मतलब मुझे दोनों मतलब को हाँ, मुझे दीप्ति को हमको थोड़ा भी मतलब अंदाजा ही नहीं था, बिल्कुल मैं तो नहीं। इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये अच्छा, मुझे नहीं पता कि चाचा दीप्ति के घर गए हैं उस समय, हाँ, फिर हमको कोई आइडिया नहीं है। वैसे भी मेरे घर में क्या चल रहा होता है मुझे बहुत कम पता होता है तो मैं अपने अपने में रहता हूँ ना, तो और कोई बताने का तो वैसा नहीं है। जब ये मीटिंग हुई होगी ना, जो भी खुफिया मीटिंग, उसके 1 साल 1.5 साल बाद ना सडनली मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। मेरे घर वाले भी बोल रहे कि नहीं तू बता कोई लड़की है तो, नहीं तो हम शादी कराएंगे ये वो। एक दिन दीप्ति के मम्मी का फोन आता है और मम्मा बोलती कि तू कब कर रहा है शादी। तो अगेन मैं बोला, मम्मा मम्मा क्यों? सब ऑलरेडी बोल रहे, तो अभी तू क्या, देख लेंगे हम मेरा। तो वो चलता रहा। एनीवे, एक दिन हम ऐसे ही कहीं बैठे थे, चाचा मेरे मुंबई आए हुए थे गांव से, तो उन्होंने तो कॉफी पीने बैठे हम कॉफी थे, पीने कहीं बैठे थे दोस्त घर के पास हाँ ही। घर के पास ही थे, हम बैठे थे, कुछ बातचीत चल रही थी। तो दीप्ति बोली अरे चाचा ने ना मुझे मिलने, चाचा नहीं, का फोन चाचा आया का था फोन आया था और ये सामने बैठा और मुझे बोल रहे कि भाई सामने कौन है, तो क्या हुआ, नहीं बताना मत, मेरा फोन आया है। ओके ठीक है, मैंने इसको कुछ बताया नहीं, सुना मुझे मिलना है बहुत जरूरी काम। तो एक दिमाग में था क्योंकि ये शेयर करता रहता था कि घर से ना बात कर रहे हैं, शादी कर रहे, तो मुझे ये समझ में आया था कि अच्छा शादी की बात करनी है, क्योंकि ये फोन आते रहते थे, या तो चाची से या तो चाचा से, किसी ना किसी बेसिकली दीप्ति को ये समझने के आते लिए फोन रहते आते थे कि कोई लड़की है क्या मेरे लाइफ में, तो उसको लगा, और उनको- मेरी शादी की बातें हमेशा हाँ, होती थी उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो इसकी जिंदगी में कोई लड़की है, या हम कोई लड़की को देखने जा रहे हैं तो तू उसको समझा दे कि हम देखने जा रहे हैं कि चल। तो आई वॉज प्रिपेयर कि ओके मुझे जाके सुनना है वो क्या बोलेंगे और आके आदित्य को मनाना है कि भाई ऐसा ऐसा है तो कर ले। मैंने बोला ठीक है। एक कॉफी हाउस से उससे कुछ आई थिंक 100 कदम दूरी दूसरा कॉफी हाउस था, मैंने बोला वहां पे ही मिलते हैं। आदित्य को उसी कॉफी हाउस में बिठाया, दीप्ति मैं चली गई। चाचा को मिलने चली गई, बात की तो टेबल पे उन्होंने कॉफी वॉफी मंगाई, पहले पूछ लिया कि भाई देखो आदित्य की शादी करनी है। हाँ चाचा मुझे भी पता है, मुझे बस बता देना कब करनी है, मैं आ जाऊंगी नाचने के लिए, क्योंकि मुझे हल्दी में नाचना है। वो क्रेज था बहुत पहले से, बहुत सालों तक मैंने इसको बोला था कि भाई शादी कर, तू लड़की नहीं चलेगी, मेरे को सब लोग तू बोलते सिर्फ थे, हल्दी कर, मुझे नाचना। सब बोलते थे कि तू शादी करेगा ना, सब हम सबको हल्दी में नाचना हल्दी में नाचना है, बाकी सब ठीक है, लड़की नहीं रहेगी चलेगा, हमें हल्दी में नाचना है। तो चाचा को भी पता है कि भाई ऐसा 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 है, मुझे नाचना है, आप बताओ कब करनी है शादी। बोले कि ठीक है उसकी तो कर देंगे, मुझे बता तेरे जिंदगी में कोई लड़का है क्या? नहीं, तुम ये सवाल आती मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरी मम्मा ने, क्योंकि इनकी बातें होती रही, एक बार मैंने मम्मा का फोन पकड़ लिया था कि भाई भाऊ काका क्यों फोन कर रहे तुझे, वैसा वाला था। तो ये तो पता चला था कि मम्मा उनसे बात करते कि आप मना लो कि दीप्ति भी शादी कर ले किसी से। तो आई वॉज लाइक ओके ये अभी मेरे ऊपर आएंगे। तो उन्होंने पूछ लिया लड़का कोई है क्या, तुझे कोई पसंद है क्या, ऐसा है क्या वैसा है क्या? नहीं
ऐसा कोई अगर कोई रहेगा तो करोगी क्या? बोला अच्छा रहेगा, घर वाले अच्छे रहेंगे तो आई थिंक अबाउट इट, आई डोंट नो। बोला ओके ठीक है। तो अभी आदित्य के ऊपर आते हैं। हाँ आ जाओ, कौन लड़की है एक लड़की सोची है हमने, तो देखते हैं। बोला ओके, तो तेरा क्या कहना है आदित्य के बारे में? बोला नहीं अच्छा लड़का, ये सब पूछ लिया, पूरा बैकग्राउंड कर लिया, और एंड में जाके उन्होंने बॉम्ब फोड़ा कि देख मैं सोच रहा हूँ कि तू और आदित्य शादी करे। आई वाज लाइक ये क्या है, ये कहाँ से है? बोले भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने कभी सोचा नहीं है एक दूसरे के बारे में। बोले नहीं ऐसा है, नाउ यू थिंक और मुझे बताना, बट सिर्फ मुझे बताना, ये बात मैंने तुझसे बात की है, ये आदित्य को भी मत बताना। तेरा अगर जवाब ना है तो आप लोग जैसे थे वैसे ही रहोगे, कोई चेंज नहीं आएगा, ना फैमिली की तरफ से, ना आदित्य की तरफ से, ना तेरे तरफ से आना चाहिए। अगर तेरी बात हाँ है, देख तेरा आंसर हाँ है, तो विल कंटिन्यू कि फिर मैं आगे बढ़ के घर वालों से भी बात करूंगी। ठीक है। वो शाम को कुछ जाने वाले थे। He was like, मैं गांव जा रहा हूँ, तो मैं जब आऊंगा तो मुझे जवाब दे देना, तेरे पास ऑलमोस्ट मंथ है, क्योंकि वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स के लिए आते थे मंथ टू मंथ। मैंने कहा ठीक है। और डिवास्टेड हालत में मैं वापस जाके इसको मिली, तो यही आस्किंग क्या हुआ बता ना, कौन सी लड़की है, कुछ बोला क्या? उनको बोल दिया ना नहीं। अच्छा तो मुझे क्या होता था कि मुझे ना इसने बता तो दिया था कि घर से, मुझे इतना पता था कि वो सब दीप्ति से मिलते बाद, तो मैं ना प्रिपेयर था कि अभी ना एक नया प्रपोजल होगा कोई ना टाइम पास, वो दीप्ति लेके आएगी, फिर दीप्ति उनसे बात करेगी। तो मैं उस मूड में था, अरे यार ये कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है, ये एकदम लॉस्ट लग रही है। ऐसा क्या हुआ? और मैं था, एक और फ्रेंड थी, हम बैठे थे, तो ये बहुत लॉस्ट थी। तो उस समय तो कुछ बात हुई नहीं। फिर ये मेरे को बता ही नहीं रही क्या बात, बोले कि अरे हुई, मैं बता दूंगी। सो अब प्रॉब्लम ये था, सिर्फ मेरे घर में ना मेरा एक वैसा परसेप्शन है, और ऐसा है कि मैं अगर थोड़ा ना शॉर्ट टेम्पर टाइप आदमी हूँ ना, तो ऐसा कुछ हो जाता है ना और तो झगड़ा करने लगता है ना घर वालों से भी। तो सब लोग ये चाह रहे थे कि ये बात हुई है, ये मुझे ना पता चले, तो ये लोग चाह रहे थे कि पहले सब सेट हो जाए और फिर मुझे पता चले, फोड़ेंगे इसको लास्ट में, नहीं तो सब बगड़ जाएगा। दिक्कत ये है कि दीप्ति मुझे नहीं बता सकती कि बात क्या हुई है, क्योंकि चाचा ने बोला है कि तू पहले कंफर्म हो, फिर हमको बता, फिर आदित्य से बात करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो इसको दिक्कत है, अब बात किससे करे? बचे कौन? दो ही घर वाले, तो दोनों घर वालों से क्या ही बात करनी है, वो तो ऑलरेडी बात से नहीं करनी थी, ये तो कहता। तो मीनाक्षी मैम से मिली थी शायद। राज आकर हमारे पास एक ऑप्शन, मतलब वही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि अगर किसी से जिंदगी के बारे में स्पेशली अगर किसी से कोई मशवरा लेना, तो हम मीनाक्षी मैम के पास चले जाते हैं। भाई कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पार्ट 2 अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इश्क वाली फीलिंग। 8 इश्क वाली फीलिंग। आपको याद तो होगा कि लास्ट एपिसोड में कैसे दीप्ति शादी की उलझन में फंस गई थी। इतना करीबी दोस्त होते हुए भी दीप्ति अपने दोस्त से ही ये बात शेयर नहीं कर सकती थी कि वो शादी के प्रपोजल को हाँ करे या ना। चलो सुनते हैं कि अब वो इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढती है। तो मीनाक्षी मैम को मैंने फोन किया और बताया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे आना है आपसे मिलने, तो आ जा चाय पीते हैं मस्त। तो गई, उनसे बात की और बोला कि भाई ऐसा ऐसा एक प्रपोजल आया है जो आदित्य के चाचा ने दिया है, बिना किसी बात को सोचा ही नहीं उन्होंने। बोलते हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। हेलो भाई ऐसा कैसा हाँ बोलूं, देख ले, टाइम ले, सपोर्ट मिलेगा, अपनी तरफ से भी तो सपोर्ट चाहिए ना, वो भी नहीं है, वो भी अगेंस्ट है। लेकिन नहीं हाँ बोल दे यार, इतने सालों से साथ में रह रहे हो तुम दोनों के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, अच्छा ये है वो है। अच्छा ये तो और गड़बड़ हो गई, कुछ और सोच के गई थी, कुछ और सोच के आ गई वापस। हाँ तो अब यहाँ तक आके कहानी रुकी सडनली। अच्छा इनकी जब बात हुई उसके बाद ना सडनली मुझसे ना हर कोई धीरे धीरे ये बात फूटने लगी ना बाहर, क्योंकि मीनाक्षी मैम तो मुझसे डायरेक्टली बात करती थी कि कर लो तुम दोनों शादी, ये करो। इसे भी बहुत पहले से बोलती थी। हाँ। और वो मुझे भी जब मैं अकेले रहती थी, अरे क्यों किसी और को देख रहे हो, आदित्य सामने उसी से शादी कर लो। लेकिन
दोस्त है, नहीं करनी। हर कोई यही बात कर रहा है मुझसे कि तुम, और फिर जब तो ना घर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी बिल्डअप होने लगा था ना, तो वो वाली लाइन आ गई मेरे पास कि थोड़ा कुछ बात करनी है तुझसे, जो एक कॉमन लाइन होती है ना, लाइक ठीक है बताओ क्या बात करनी है। और वो जो दौर था ना थोड़ा वैसे भी स्ट्रेसफुल था करियर में भी, बिकॉज समहाउ ना वो एक समय रहा है 8-10 महीने का जहाँ मेरा काम बहुत ही कम चल रहा था और पैसे की भी बहुत खींचतान चल रही थी, तो उसमें घर वालों ने बिठा लिया सामने, हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो ना मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये सेम बात, यही चीज सब आपको दिमाग में डाल है, पर अलग अलग तरीके से ना, ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं बात करता बट अलग अलग। तो ना वहां मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैंने ना डॉट कनेक्ट किया, लाइक ठीक है देखते हैं। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था घर में, लाइक ओके। फिर मैंने दीप्ति को कॉल किया, मैं बोला तेरे से ना बात करने। तो मैं समहाउ समझ गया था मुझसे ये बात होने से पहले दीप्ति से हो गई होगी। तो हम दोनों ने बैठे और दीप्ति ने बोला कि हाँ ये ऐसी ऐसी बात मुझसे हो गई है, मैंने मीनाक्षी मैम से भी बात की, मैं तुझसे कर नहीं सकती थी। आई वाज लाइक ओके फाइन, वो सब मैं समझ सकता हूँ। तो मैं बोला अब क्या करना है, आंसर क्या दिया? अब तूने आंसर क्या दिया पहले मैं वो समझू ना, ऐसा ना हो कि मैं अपना कुछ लेके चलूं। तूने क्या बोला है घर में पहले मेरे को वो बता। तो हम बैठे अच्छे से और हमने पूरा खोल के डिस्कस किया कि भाई पूरे अच्छे से डिस्कस किया कि ओ अच्छा तेरे को कब कब किसने किसने क्या क्या बोला, पहले मेरे को एक खुला चिट्ठा दे। ओके अच्छा, फिर मम्मा ने किस समय पे क्या बोला। तो दीप्ति मुझे बोलती कि इस समय मतलब क्या बात कर रही है, 1.5 साल पहले कोई घर गया था तुम्हारे बहन की शादी के वक्त। मतलब ओ अच्छा ये तब से प्लानिंग चल रहा है। मतलब ओ इसीलिए मेरे घर वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि तू नहीं अभी शादी करनी है, यही करना है दिवाली से पहले। तो वो सब चलता रहा। उस पॉइंट से पहले तक सीरियसली मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, ठीक है। दीप्ति बोली यार मैं भी नहीं, मतलब मेरे लिए वो जो समय मतलब वो जो मोमेंट था ना, वो जो मीटिंग थी ना, वो हम दोनों के बीच की सबसे ऑकवर्ड मीटिंग थी। बिकॉज अदरवाइज हम दोनों के बीच में कुछ, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त है ना कि कोई चीज पर्सनल नहीं है हम दोनों के बीच में, हर चीज चीज पता थी, हर चीज पता है। तो ये एक मीटिंग थी ना वो बहुत ऑकवर्ड थी, बिकॉज दोनों को अंदाजा नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो मैं बोला सी बट अब यहाँ तक पहुंचे ही है तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। मेरे लिए ना एक प्रेशर हम दोनों के लिए ये भी था कि यार दुनिया तो हमको साथ में देख रही है, तो लोगों के सामने हम झूठे ना ठहराए जाए ना। फिर एक पॉइंट आया, हमने सोचा कि नहीं वो सब हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है कि अभी लोग बोल रहे और घर वाले भी बोल रहे कि ऐसा करो। फिर हमने बात की कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उसमें हम दोनों के दिमाग में एक चीज थी कि हमको ना पति पत्नी बन के नहीं रहना है। तो हमने ये सोचा था कि यार ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जैसी शादी होती है ना, कुछ भी करो आप, कितना भी करो, फिर ना एक एक्सटर्नल फोर्स आप पे आ ही जाता है, एक सोसाइटी का फोर्स आप पे आ ही जाता है और वो सारी चीजें होने लगती है। तो सबसे बात होती थी, तो किसी ने हमको ये नहीं कहा कि नहीं तुम अरे ऐसा कैसा कर रहे हो। जितने भी दोस्त थे, जितने भी दोस्तों से बातें हुई, जितने भी घर वालों से बातें हुई, रिलेटिव्स से बातें हुई, सब ने हमको इसी चीज के लिए मोटिवेट किया। फिर हमने सोचा ठीक है डन, बट एक बात करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हमको लगेगा ना कि अब हम ऐसा पति पत्नी जैसे बिहेव करने लगे, एक दूसरे को बताएंगे तुरंत कि भाई ये नहीं करना है। एंड गुड, मतलब अभी फिर भी 2 साल हो गए, अभी 1 दिसंबर को ही, तो अभी तक ना वो चीज हमने कहीं ना कहीं बहुत मेंटेन की है। जैसे मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को कि हमारे साथ जब कोई जुड़ता है ना कि काम, मतलब हम जैसे शूट कर रहे थे शो पे, कोई साथ में कलीग्स थे, तो जो नए ज्वाइन हुए ना वो 2 महीने बाद एक्सप्लोर करते, ओ अच्छा आप लोग पति पत्नी हो, आप हस्बैंड वाइफ हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ जो हम चाह रहे थे ना हम उसको मेंटेन कर पाए। हम नहीं चाह रहे कि हम पति पत्नी बने, हम बहुत अच्छे दोस्त रहना चाहते हैं, बहुत घूमना चाहते हैं। हाँ तो अब वापस से शादी पे आते हैं कि तो घर वालों ने मेरे को मना तो लिया था कि चलो आप दोनों शादी कर लो। अब प्रॉब्लम ये था कि शादी करना पसंद है, वो जो फंक्शन है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो मुझे पसंद है लेकिन शूशा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब चक्कर क्या है कि आप बोलते हो कि शूशा नहीं होगा, थोड़ा होगा। वो जो थोड़ा होता है ना वो भी बहुत ज्यादा शूशा होता है। तो घर वालों को तो मैंने बोल दिया था ठीक है चलो आप बोल रहे हो ना, आप पे फेवर कर रहा हूँ, मैं दीप्ति के साथ शादी कर लूंगा लेकिन मैं ये फंक्शन नहीं करूंगा।
बट अब घर वाले फिर सर पकड़ के बैठ गया, अरे यार अब इस पे कैसे समझाना है इसको। तो ये एक दौर चलता रहा, कम से कम महीना 2 महीना ना रोज इसी पे बात होती थी कि नहीं शादी तो कर लेंगे। तो उसके बाद ना हर चीज बहुत रैपिड स्पीड में हुई है, बहुत मुझे ज्यादा कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाद हम कब एक घर में रहने आ गए। तो वो हम लोग ने वैसा जैप थे कि अरे अभी तो बात कर रहे थे ना कि हाँ करेंगे में। एक फोन गया कि भाई ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ये शादी कंफर्म हुई। दूसरे दिन फोन आया कि ये डेट कंफर्म हुई है। तीसरे दिन फोन आया मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो ना होते गए। तो घर वालों ने फिर टाइम ही नहीं लिया है, ना लिया ना दिया मेरे हम लोगों को। सो ऐसे ठीक है चलो कर लेते हैं, बट बहुत छोटा फंक्शन करो। मैं अपनी तरफ से कुछ भी खर्चा नहीं करने के मूड में, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है या मेरे को करना नहीं है, मेरे को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है, तो ये तो मैं नहीं करूंगा। बाकी जिसको जो खर्चा करना है करे। लिटरली मेरे शादी का सारा मतलब सारे कपड़े जो भी जितने भी कितने फंक्शन होते हैं वो 3-4 जो भी है, वो मेरे जूते, मेरे जो भी शादी में पहनने के लिए, मेरे शादी में टोटल खर्चा मेरा पर्सनल जो था ना वो 10,000 रुपया। तो मैंने सिल्क, कॉटन नहीं, मैंने सिल्क के लिए तो मैं लिया, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम झल्ला बन के गया था, बट मैंने डिसाइड किया था कि वो सूट पहनना है, ये करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं 2 कुर्ता 1 शर्ट पैंट एंड आई एम डन। मतलब उसमें भी जो एक कुर्ता था वो ऐसा लिया था, वो अभी भी कभी पहनता हूँ, अब थोड़ा वेट बढ़ गया तो अब थोड़ा टाइट होता है, अब नहीं हो पाता। वैसे भी इन जनरल इन लाइफ मेरा वैसा है कि मैं किसी भी चीज पे खर्चा करूंगा ना तो वो वैसी होगी कि मैं उसको फिर लास्ट तक यूज कर पाऊं। ऐसा नहीं कि आज के लिए किया फिर वो मुझसे होता ही नहीं है, फिर मेरे को वो वेस्ट लगता है। फिर मुझे लगता है कि अरे यार इधर 2,000 खर्च किया क्या, चला इतने में तो मेरा ट्रेन का टिकट आ जाता 3rd AC का, मैं कहीं देहरादून चला जाता, मैं कहीं तवांग चला जाता है ना, मेरे वो वाले हिसाब लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं, वेस्ट करने से भी अच्छा ना ऐसा होता है कि उधर जाओ ना तो मैं ऐसा एकदम एलियन फील करने लगता हूँ खुद को। तो मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा मेरे को ऐसा जज कर रहे होंगे क्या, वैसा होता है। बट हाँ, तो और शादी में प्रॉब्लम क्या है, अब शादी कर रहे हो तो भाई दोस्तों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, या तो आप ना करो तो अलग बात है, बुलाओ तो सब दोस्त आते हैं। अब शादी में कौन आया है, कौन किससे मिलके गया है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। आज भी मेरे घर में अभी भी मतलब इस मोमेंट तक ना मुझे नहीं पता होता है मेरे घर में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है। दीप्ति को सारी खबरें होती है, वो गांव में भी सबके लिए वो ताई है और दीप्ति ही है। हाँ, कोई भाभी नहीं बोलता, कोई भी। और कोई गलती से भाभी करके पुकारे ना तो मैं देखती भी नहीं, क्योंकि अभी आदत पड़ गई है। लाइक हर कोई, आदित्य के बहन से लेके भाइयों से लेके सब सिर्फ दीप्ति ताई, सुनो ना दीप्ति ताई, आई एम ताई, पूरे तो मुझे गांव अच्छा की ताई लगता है हूँ। कि वो शादी के पहले जो इक्वेशन था ना बस वही है। तो continue शादी जो है ना हमारे लिए सिर्फ, और वो वैसे ही चाहिए, तो वैसे ही होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ना फंक्शन है। वो एक फंक्शन था, शादी के कारण कुछ चीजें सर्टन हो जाती कि अभी आपको ये 4 चीजें करनी है, वो बस आ गई है, बट विच इज फाइन। मतलब ऐसे खूबसूरत बात वही है कि हम थोड़ा कोई एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा आप एडजस्ट करो, तो ऐसे करते हुए कुल मिला के सब मस्त है। हाँ, सी प्रॉब्लम यहाँ से होता है ना कि आप जब शादी कर लेते हो तो शादी के ना कुछ मायने फिक्स हुए लोगों के दिमाग में, तो वो पहले ही मान लेते हैं जिस दिन शादी करूंगी ना इसको ये करना है, और वो मान लेता है कि जिस दिन शादी होगी ना इस बीवी को ये करना है या लड़की को ये करना है, लड़के को, तो ना कुछ एक रोल फिक्स हो जाते हैं उनके, और कुछ एक घालामाटा बन जाता है। तो कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, जो सदियों से चलते आए हैं ना रोल, वही एक दूसरे को थोपे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमको एटलीस्ट अब इस जनरेशन को तो ना एक पॉइंट पे रुक के हमको पहले सोचना पड़ेगा, एक सेकेंड ये कहाँ से आया, ये जो मैं इसको एक रोल दे रहा हूँ या वो जो मुझे एक रोल दे रही है, ये रोल तो हमने तो नहीं डिसाइड किया ना, ये जो सदियों से चलते आ रहा है उसमें से कुछ चीजें बहुत जरूरी है। बट आप साइंस को समझो ना, आप लॉजिक को समझो, जिसमें से जो जरूरी नहीं है इस पॉइंट पे वो मत रखो, विच इज फाइन। जैसे वो छोटी चीज है बट मेरे लिए और हम दोनों के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। शादी के बाद ना तुरंत कुछ काम शुरू हुआ, जो भी मतलब, तो ना एक बड़ी दिक्कत थी कि खाना। तो हमने ये सोच भी लिया था जो हर कोई सोचता है ना कि सबसे पहले क्या करो, एक काम करो, एक मेड रखो और खाना बनाएगी। 2, खाने के मामले में हमारे चोचले बहुत है जो हम सबके होते हैं। शादी के थोड़े पहले से ही, मतलब बॉम्बे आते ही मेरा वो होता है, आप एक बार घर से बाहर निकल जाओ ना फिर दुनिया समझ में आती है। तो मेरे आधे चोचले तो वैसे ही बंद हो गए थे, कुछ बचे थे, तो वो मैंने अपने आप को थोड़ा हाल दिया कि यार, क्योंकि ना मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मतलब एक पॉइंट था मैं चाय भी नहीं बना पाता था, अब बना पाता हूँ और कुछ चीजें सीख लेता हूँ। तो वो ना गिल्ट मुझ में हमेशा रहता था कि यार मैं ना इसको
खाने के मामले में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, दीप्ति भी ऐसा नहीं कि वो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट है, थी बहुत अच्छा बनाती है, बट वो होता ना कि कभी बनाना अलग बात होती है, बट आप Once upon a time बट रोज बनाना, फिर वैसा उतने वाला टाइम में बनाना, फिर बना वैसा, दिया। तो वो एक अलग प्रैक्टिस और अलग प्रेशर है ना। तो हमने डिसाइड किया था कि एक काम करेंगे, अपन मेड रखते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो दीप्ति ने कहा था कि नहीं, अपन मेड नहीं रखते, भले जो भी जैसे बनाऊंगी ना, मैं ट्राई करती हूँ, कुछ दिन बना लेती हूँ, फिर देख लेंगे। तब बट ट्राई करें। गुड पार्ट इज, Best दीप्ति ने ना, part। बेस्ट पार्ट वो है कि दीप्ति ने अभी तक वो चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तभी भी हम सेट पे भी जाते थे ना, सुबह 7 बजे हम लोग निकलते थे, तो हमारा पूरे दिन का खाना लेके चलते थे। खाना नहीं, ब्रेकफास्ट, कॉफी, खाना, अगेन मतलब लंच ब्रेकफास्ट, डिनर रेडी होता था, सब, क्योंकि सब कोविड कुछ। भी था, कोविड भी था, गरम तो आप पानी बाहर भी से कुछ लेके नहीं- चलो, तो हर बाहर चीज कुछ लेके नहीं खाना है। चलते। हाँ, तो मेरे लिए इश्क वाली फीलिंग ये है कि ये बहुत अच्छी, नॉट सिर्फ लाइफ पार्टनर, ये ट्रैवल पार्टनर है, तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए वही एक इश्क वाली फीलिंग है। फॉर मी फर्स्ट यस ट्रैवल। दुनिया की कोई भी बात मैं इसके साथ कर सकती हूँ, और बहुत कंफर्टेबली, बहुत ओपनली कर सकती। फॉर मी दिस इज माई इश्क वाली फीलिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बात करना कि भाई खुल के बात करो, और ट्रैवल वही एक ज्यादा सबसे बड़ा कारण है। बेसिकली हम कनेक्ट ही वहीं से हुए, Connect वहाँ और से कोई है। चीज तो हम अभी भी चाहते हैं कि यार खर्चे ना कम करे, बट दुनिया से भी पता नहीं, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि यार जहां भी घूम घूमे, सके, हाँ। जहां भी घूम सके, जीवन में वो चीज ना मेंटेन करना चाहता हूँ। Maintain पता नहीं, ऐसे मतलब बोलने में ऐसा बहुत लगता है कि अरे यार क्या ट्रैवल, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो चीज, बट ये 2 मुश्किल चीजें जो हम कर पा रहे हैं, राइट। घर का खाना और घूमना, क्योंकि आई नो, मैंने देखा है पिछला 1 साल ये दीप्ति के लिए बहुत मुश्किल है, और हम हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये। अब ये तो हुआ पिछला 1 साल, अब अगले 1 साल में या अगले कई सालों में क्या और चीजें आने वाली पता नहीं, बट गुड पार्ट इज कि आपने वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ ली है ऑलरेडी। तो बस यही था जो थी कहानी, मतलब कहानी बोलो कुछ भी, जो है यही था। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारी बातें सुनी, हमारी कहानी सुनी। हाँ, बकबक बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा बकबक की, पता नहीं अभी क्या क्या बोला है, बाद में सुनेंगे हम भी। और थैंक यू सो मच। ऐसे पहली बार हम किसी को ऐसी कहानी बता रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम हम ऐसी, मतलब सब बाकी जो दोस्त हैं उनसे तो होती रहती है, बट ऐसे पहली बार हम साथ में बैठ के ये सारी बात, मतलब कई सारी बातें ऐसी निकली जो मैं शायद दीप्ति को पहली बार बता पा रहा हूँ। शादी के बाद वाली, हाँ शादी के बाद वाली, शादी के पहले की तो सेम ही है सबकी, हम दोनों को पता था। तो हाँ, ऐसा मजा आया, पहली बार ऐसे बैठ के डिस्कस किया। काफी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू लिसनिंग अस। हाय, क्या स्टोरी थी ये, मजा ही आ गया मुझे तो। इस स्टोरी से मुझे एक चीज गारंटीड है कि भाई शादी चाहे अरेंज हो या लव, दोस्ती होना बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे आपकी और मेरी। चलो सी या, बाय बाय, और अगली बार मिलेंगे फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। इश्क वाली फीलिंग। Eight. इश्क वाली फीलिंग। ये कहानी है मेरे और मेरे बड़े भाई की। मेरा नाम है आशु और मेरे बड़े भाई का वासु। देखने में हम काफी हद तक एक जैसे हैं, पर्सनालिटी काफी अलग अलग है। चलिए असली बात क्या है शुरू से बताता हूं। मेरा प्ले हाउसफुल जा रहा था और मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन था। भैया प्ले लिख रहे थे। भैया ठहरे एकदम टिपिकल राइटर छाप आदमी। उनका खुद का प्ले था, लेकिन हाउसफुल होने के बाद भी वो खुद का प्ले देखने नहीं आते थे। बाल लंबे बिखरे, आंखों में मोटा चश्मा और कुर्ता पैजामा। 37 साल के हो गए थे। मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे कि लड़का शादी करेगा भी या नहीं। अब इस जमाने में कोई आदर्शवादी टाइप का बना रहेगा तो शादी में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं चूंकि एक्टिंग वैक्टिंग में लगा रहता था, इसलिए लड़कियों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था। मम्मी पापा ने बोला कि मैं कैसे भी भैया की शादी का चक्कर चलाऊं।
सुनने में जितना अजीब लग रहा है, सोचिए करने में कितना अजीब लगा होगा। भैया का स्वयंवर रचाना था, वो भी मुझे। गजब पंगा सर पे आ गया था। तो मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। भैया की फोटो ली और सारी मैट्रिमोनियल साइट पर उनके नाम का आईडी बनाकर चैटिंग करने में लग गया। मुझे अलग ही मजा आ रहा था अपने भाई के स्टाइल में जवाब दे देकर। एक्टिंग प्रैक्टिस करने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? कहीं इसे मेथड एक्टिंग तो नहीं बोलते? तो मैंने कई लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग की। मुझे पता चला लड़कियां कितनी फ्लर्टी होती है। लड़के तो ऐसे ही बदनाम हैं। जरा सी ढंग की बात करना शुरू कर दो तो डबल मीनिंग के जोक्स पर उतर आती हैं। फोटो शेयर करूं तो तुरंत पल्लू गिरा हुआ फोटो भेजना शुरू कर देती है। अलग ही माया जाल है इनका। कुछ ज्यादा बोल दूं तो सारी कहानी उल्टी पड़ जाती है और हम ही फंस जाते हैं। हम अपना अलग प्ले के टूर पर जा रहे थे। एक क्लासिकल ब्रांड ने पैसा दिया था, पूरा खर्चा उड़ा रहे थे। प्ले थोड़ा म्यूजिकल था, इसीलिए हम एक ऐसी लड़की देख रहे थे जो एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा डांस और संगीत भी कर लेती हो। हम रविंद्र भवन पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में हमने नुक्कड़ नाटक करती ऋचा तिवारी को देखा। बहुत ही भारी आवाज में वो डफली लेकर गा रही थी, पर लोग एंटरटेन हो रहे थे। अकेले ही बीच बीच में मोनोलॉग दे रही थी और अपने ही हिप हॉप स्टाइल में बीट्स पर डांस किए जा रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी आवाज सुन के डर गया था, मगर कुछ तो था इस बंदी में जो एक ही नजर में जज गई थी। मुझे लगा यार भाई के लिए ऐसी ही बंदी सही होगी। ऐसे लंबे लंबे मोनोलॉग दे रही थी, पक्का लिटरेचर तो पढ़ी ही होगी अच्छा खासा। मैं अपने भाई की राइटिंग को एडमायर करता था, ऋचा के एफर्ट्स को भी एडमायर करने लगा। ऋचा मुझसे 3 साल बड़ी होगी। ऋचा को डर था कि अब उसकी उम्र हो गई है, तो जैसे ही कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो घर वाले उसे किसी के गले बांध देंगे। वो बच बच के फिर रही थी। उसे घर पे घुटन होती थी, तो जब भी मौका मिलता तो एक तरह लेके गाना गाने लगती। घर वालों को लगता था कि पागल हो जाएगी, कहीं सड़क पे ऐसे ही इकतारा लेके भीख ना मांगने लगे। ऋचा अपने शहर से निकलने का मौका देख रही थी और हमें इस प्ले के टूर के लिए एक लड़की चाहिए थी। ऋचा से जैसे ही मैंने बात की और उसे हमारा रिक्वायरमेंट बताया तो बिना कुछ कहे उसने हाँ कह दिया, बिना पैसे की कुछ बात किए बगैर। मुझे लगा ये बंदी मेरे बड़े भाई के लिए परफेक्ट है। दोनों अल्फतिया किस्म के थे, तो राम मिलाए जोड़ी मस्त रहेगी। तो ऋचा हमारे साथ आ गई और मैंने भैया को भी अपने साथ टूर पे ले लिया। हम दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, पूना, आगरा सभी जगह गए भैया के इस प्ले को लेकर। बहुत फन किया। ऋचा और मैं लीड रोल कर रहे थे। लीड रोल करते करते मैं तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। उसने जब मेरी आंखों में देखकर डायलॉग बोला तो मैं अंदर से हिल गया। ऐसा लगा वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, सच में मुझसे डायलॉग बोल रही थी। अजीब पागलपन था उसकी डायलॉग डिलीवरी में। ऐसा पागलपन मैंने कभी नहीं देखा था। उसके अंदर स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में कैरेक्टर जी रही थी। हम सब उसके सामने एक्टिंग में बौने लग रहे थे। कई बार ऐसा लगता कि कितने अननोन आर्टिस्ट हमारी कंट्री में गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और हम उन्हें जानते ही नहीं। कारण 2 है। एक तो हमारे देश में कलाकारों का ध्यान नहीं रखा जाता और दूसरा आर्टिस्ट को खुद को पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करना आता। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका नाम ही काफी है। पर हम भी इतने डेवलप देश नहीं है जहां पर सिर्फ काम ही आपकी पहचान बन जाए। इसलिए बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, नेटवर्किंग लगती है। बाकी आप लोग अगर लकी हो तो आपकी किस्मत है, पर इस मामले में ना ही ऋचा लकी थी और ना ही मेरा भाई। दोनों सिर्फ अपना काम जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से भाई को ऋचा ठीक लगी और हमारे घर पर भाई और ऋचा की शादी की तैयारी होने लगी। कार्ड वार्ड छप गए, हॉल वॉल बुक हो गया। ऋचा के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए थिएटर ग्रुप वालों ने ही उसकी तैयारी की। ऋचा के पापा के पास पुरानी लूना थी। उस लूना से उसे बहुत लगाव था। पापा ने कई बार ट्राई किया कि लूना बेचकर स्कूटी खरीद लूं, पर ऋचा ने यह करने नहीं दिया। उसकी अलग ही थियरी थी, लूना पर एकदम धीमी स्पीड पर हल्के हल्के आगे बढ़ना, हर चीज को गौर से देखना। उसे उसमें अलग ही मजा आता था। वो लूना से थिएटर आया जाया करती थी।
रिचा के साथ मैं भी लूना पर बैठा। उसकी नजर से देखा तो अलग ही मजा था। मैंने भी उसे पीछे बैठाया और लूना चलाई। लूना चलाना वाकई में अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने साथ में शादी की शॉपिंग की। शादी उसके और भाई की थी, लेकिन शॉपिंग मुझे करनी थी। क्या क्या दिन दिखाता है भगवान। रिचा एक लौती थी, इसीलिए डबल प्रेशर झेलना पड़ रहा था। रिचा को देखकर समझ आता कि फ्रेंड्स न होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को अपनी बात नहीं कह पाना, हर जगह अपने होठ से लेना कैसा होता होगा। बड़ा सफोकेटिंग लगता है मुझे ये सब सोच के। मैं अपनी भाई की आर्टिस्टिक होने की हमेशा मजाक उड़ाता रहा, पर रिचा के साथ शादी की तैयारी के दिन मेरे लिए खास थे। मैं अपने भाई को पहले से बेहतर समझने लगा। उनके सोशल न होने के कारण हम जिस तरह के रिएक्शंस देते हैं, उन पर उनका क्या असर पड़ता होगा। इंट्रोवर्ट लोग क्या सोच रहे होते होंगे, हमें पता भी नहीं चलता। वो किस बात का क्या मतलब निकालें, कभी कहा नहीं जा सकता। मैं अब कोशिश करता हूं कि भाई से मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूं। मिसकम्युनिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं आशु, वासु और रिचा की कहानी लाइलाज। आशु प्ले करता है और वासु प्ले लिखता है। वासु बहुत इंट्रोवर्ट है, इसलिए आशु को उसके लिए लड़की ढूंढने का काम दिया गया है। आशु ने रिचा को वासु के लिए ढूंढा, पर अब रिचा और आशु दोस्त हो चुके हैं और आशु रिचा के जरिए अपने भाई वासु को और बेहतर समझने लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। मैं एक्टिंग करता हूं, भाई लिखते हैं, कोई पेंटिंग करता है, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाता है कि यूनिवर्स से आ रही आवाज को सुन सके। इस सब का मकसद तो अल्टीमेटली बातचीत करना ही है ना। हम दुनिया में बात करना चाहते हैं, पर अपने घर में अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो रिचा और भाई की अब शादी होने वाली थी। अब रिचा और मैं दोस्त नहीं रह पाएंगे, ये तो तय था। भाई इंट्रोवर्ट तो थे ही, साथ में इनसिक्योर भी थे। मैं बता दूं, जो इंसान इनसिक्योरिटी के बारे में 1000 पेज का उपन्यास लिखता हो, यह जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में वो इनसिक्योरिटी से बचा हो। भाई ने मुझसे सीक्रेटली बोल दिया था, हमारी सोसाइटी जैसी है सो है, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते। इसलिए अब मेरा और रिचा का ज्यादा बात करना ठीक नहीं। मैंने हाँ कह दिया और रिचा को भी क्लियरली समझा दिया कि कुछ भी हो, हमें ट्रुथ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भाभी और देवर रिश्तेदार तो हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं। रिचा से दोस्ती खत्म होने के बाद मुझे इसका इंपॉर्टेंस पता चला। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स मेरे जैसे ही थे। अपनी लाइफ में मैं कुछ अलग देख रहा था और वो अलगपन मेरे लिए रिचा थी। भाई उनके जैसे ही पार्टनर देख रहे थे, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जीना चाह रहे थे। रत्ती भर की भी एडजस्टमेंट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। रिचा के साथ तो उन्हें अपने में ही और खो जाने का मौका मिला। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी भाई और रिचा बात करते थे तो हमेशा भाई बोलते रहते थे। रिचा जो एक्सप्रेशन को अपना जरूरी तरीका मानती आई थी, वो चुप रहती थी, बस सुनती रहती थी। मैं भाई को इतने सालों से जानता था, रिचा के लिए ये सब नया था। वो तुरंत रिएक्ट करने वालों में से नहीं थी। उसे भाई नई नई किताबों के बारे में, नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में बताते रहते थे। उसे इंटरेस्ट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं उसे खो रहा हूं। फिर एक दिन रिचा मेरे पास आई और बोली, यार ये वो नहीं जो मुझे चाहिए था, ये तो बस एक चोला है, एक इको चेंबर। तुमने अपने भाई को इंट्रोवर्ट बताकर मुझसे झूठ बोला। मेरी आंखें फटी रह गई। इसी का तो डर था। रिचा ने जो कहा सच था। हमें भी ये डर था, पर हम इस सच को कभी पचा नहीं पाए। हमारे रिश्तेदार कभी ये सच बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें रिश्ता खराब होने का डर रहता था। अंदर ही अंदर हम ये सब जानते थे। बचपन से ही हम इस सच से भाग रहे थे। जब भी कोई भाई से मिलता था, सब यही बोल देते थे कि भाई थोड़े अजीब है। अब राइटर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। हमें भी लगा जब कोई बाहर वाला नहीं कह रहा है तो शायद हमारा ही वहम होगा। रिचा ने हमारे सामने उस सच्चाई पर से पर्दा उठा लिया जिसे हम कभी उठा नहीं पाते। रिचा भी इंट्रोवर्ट थी, पर इको चेंबर नहीं थी। वो बस तब तक नहीं बोलती
जब तक उसे किसी बात का सही सही अंदाजा ना हो जाए। प्ले के दौरान वो जब भी बोलती तो समा बंध जाता था। मैंने मेरे भाई को भी यह सजेशन दिया था कि कभी उन्हें स्टेज पर सबके सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। दुनिया में जो कमियां उन्हें लगती है, जो शिकायतें हैं, उन्हें वो स्टेज पर बोलकर बता देना चाहिए। इस सजेशन को अगर वो मान लेते तो कितना अच्छा होता। शायद उनका वो बुलबुला जिसमें वो बन चुके थे फूट जाता और एक खुली हवा में सांस लेने वाला, हर रंग को देख पाने वाला इंसान निकलकर सामने आ जाता। भाई ने शायद कोशिश की होगी, लेकिन वो इससे कभी निकल नहीं पाए। वो हर बार हां बोल देते थे, लेकिन स्टेज में आने से पहले आखिरी समय पर कोई ना कोई बहाना बना देते और प्ले होने के जस्ट पहले वो गुल्ली मार जाते थे। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आम बात नहीं है। ये कुछ लक्षण ऐसे थे जिनका इलाज जरूरी था। मैंने और पेरेंट्स ने कई बार सोचा कि भाई का इलाज करना चाहिए, लेकिन भाई इलाज के मामले में भी वैसे ही थे जैसे कि प्ले के मामले में थे। जैसे ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करते तो उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। वे कुछ ना कुछ बहाना मारकर भाग जाते थे। आखिर में मॉम डैड ने यही तरीका सोचा कि कई बार शादी के बाद आदतें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि एक इंसान का साथ मिल जाता है। भाई को पता था कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाएंगे, या यूं कहूं कि लड़कियां उनसे मिलकर ये समझ जाएंगी कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने मुझे आगे किया था कि मैं जाकर उनके लिए लड़की देखूं। वे जानते थे कि मैं समझता हूं उन्हें। रिचा इस साजिश का शिकार हुई थी। पता नहीं इसे साजिश कहना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि हम में से किसी का भी इरादा बुरा नहीं था। रिचा ने हमें वो सच दिखाया जो हम किसी भी शर्त पर देखना नहीं चाहते थे। रिचा को मां बार बार आसपास की उन औरतों की कहानियां सुनाती जिनके पति नॉर्मल नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई और पूरी जिंदगी उनके साथ रही। मां की बात सही थी, लेकिन रिचा के लिए यह पॉसिबल नहीं था। वो भी एक सोचने वाली लड़की थी, जिसकी खुद की अपनी सोच हो। उसे कूटे से नहीं बांधा जा सकता। रिचा अपने घर चली गई। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर बात सुलझ ही नहीं पाई। इस वजह से भाई का खुद पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहले भी जब उन्हें गुस्सा आता तो उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते। अब वो काले गड्ढे बढ़ गए थे। इस घटना के बाद उनकी माँ, पापा और मुझसे बात कम हो गई। वो बार बार उनकी शादी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराने लगे। उनका वजन बढ़ता जा रहा था। जब चेक किया तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करने की सलाह दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब हम एडमिट कराने जा रहे थे तो भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे। उनकी आंखें अचानक बहुत ज्यादा काली हो गई और दिल का दौरा पड़ा। मैंने अपने भाई को खो दिया। रिचा भी आई थी भाई को आखिरी बार देखने, पर अब पछताकर क्या फायदा। हम सब हमेशा यही सोचते कि क्या बेहतर कर सकते थे, कौन सा तरीका अपनाते कि इस अनहोनी से बचा जा सकता था। आज तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। क्या सबके लिए बातचीत करना आसान होता है, या क्या ये लाइलाज है? पता नहीं। मुझे समझ आया देवर शब्द का मतलब क्या होता है। पहले लोगों की एवरेज लिविंग बहुत कम होती थी, इसलिए एक ही परिवार में शादियां कर दी जाती थी। मैंने और रिचा ने शादी की। हमारी दोस्ती आज भी पहले जैसी है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं, पर भाई की याद अभी भी नहीं जाती। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में अपनों से कोई बात न कहने का कोई पछतावा ना हो। हमें है और हमें इसके साथ ही जीना है। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। क्या वासु से बात की जा सकती थी? क्या रिचा थोड़ा और सब्र रख लेती तो वासु बेहतर हो जाता? क्या आशु का वासु के लिए लड़की ढूंढना ही गलत था? क्या वासु की शादी ही नहीं की जाती तो बेहतर होता? ये सारे सवाल वाकई लाइलाज बीमारी की तरह हैं। बस एक ही बात हमारे कंट्रोल में है कि हम अपनों से अपनी बात कह दें, उनसे बातचीत करना ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो। बस सुनते रहिए ऐसी सच्ची कहानियां इश्क वाली फीलिंग्स में। इश्क वाली फीलिंग।
इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है आशीष गुप्ता। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज से बस पास आउट ही हुआ था। आगे एमबीए में एडमिशन लेना था। घर पे बहुत डिस्कशन हुआ कि मैं एमबीए कहाँ से करूं। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं मामा के पास जाऊं। वो एक्चुअली मुंबई में मीरा रोड में रहते थे। वो काफी साल पहले ही मुंबई शिफ्ट हो चुके थे और वहां पे उनका कपड़ों का बिजनेस था। माँ भी चाह रही थी कि मैं मामा के पास ही जाऊं। वो प्रैक्टिकली मुझे कुछ बिजनेस भी सिखा देंगे और फिर वापस आकर मैं पापा के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा दूंगा। पापा मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमेशा उनकी कम्युनिटी में ही धंधा बढ़ाया था। मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना उनको खल रहा था, पर आखिर मामा के समझाने पर वो मान गए और बाकी मम्मी ने तो प्यार से समझा ही दिया होगा। न उन लोगों को पता था ना मुझे कि किस्मत किस करवट लेने वाली है। तो मैं आ गया मीरा रोड। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि मीरा रोड तो मुंबई के बाहर है, ये क्योंकि वो थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये अंडर डेवलप्ड था, पर मुझे आने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं स्कूल टाइम से कॉलेज तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। बनिया का बेटा था तो बचपन से ही सिखा दिया गया था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है, बड़े होकर तो घर की दुकान ही संभालनी है। कॉलेज में मैंने काफी कोशिश की, पर बड़ी मुश्किल से 61% आए। यही सोच रहा था कि कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो बेहतर होता, बट इतने कम नंबर्स में कहाँ कुछ मिलता है। मेरी कॉलेज लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। कुछ यार दोस्त थे, बस मेरे लिए वही यादगार था। ओवरऑल कॉलेज लाइफ ऐसी ठंडी ही जा रही थी। मुझे चश्मा बचपन से ही था, तो दोस्त मुझे चश्मुद्दीन कहकर चिढ़ाते थे। मैं मोटा सा चश्मा पहनता था ना। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट लेंस बनवाए थे। अब यहाँ गांव में तो हमारा जमीन पर घर था और यहाँ मीरा रोड में मामा का छोटा सा फ्लैट। मुंबई के हिसाब से तो ये भी काफी बड़ा था, तो मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यहाँ मराठी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थे। थोड़ी बहुत रैगिंग भी हुआ करती थी, बट उतनी नहीं। आजकल रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं ना रैगिंग को लेकर। सब सेटल हो रखा था, इजी जा रही थी लाइफ। फिर एक दिन मुझे मेरे मामा के घर पर दूरबीन मिली। मैं रात में बैठा उस दूरबीन से तारे देखने की कोशिश कर रहा था। मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन ही इतना होता है कि तारे बहुत बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। एक दिन ऐसे ही दूरबीन से देखते हुए सामने वाली खिड़की में एक लड़की दिखी। मेरे दिमाग में खुरापात जाग गई। तुरंत मन में लड्डू फूटा और दिल में गिटार बजने लगी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो अपना सामान हमारे फ्लैट के एग्जैक्टली सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर रही थी। कोई भी देख के पहली नजर में तो यही कहेगा कि इस लड़की ने अपने आप को खूब मेंटेन किया है। किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी वो। सोसाइटी वाले आकर खुद उसकी हेल्प कर रहे थे। मैं दूरबीन से देख रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। क्या फेस था उसका। मैंने अपने नए फ्रेंड्स को बताया कि मेरे घर के पास ही रहने के लिए एक बेहद ब्यूटीफुल लड़की आई है। उसका सामान शिफ्ट होने के बाद भी गार्ड वगैरह सबके चेहरों पर अलग ही स्माइल थी। खैर मैं तो ये सब भूल ही जाता, पर अगली ही रात जब मैं दूरबीन लेकर बालकनी में बैठा ही था तो वो खिड़की पे दिख गई। वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसे थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए था। सबके पास दूरबीन नहीं होती, पर खिड़की से मेरी तरह कोई भी देख सकता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने मुझे उसे दूरबीन से देखते हुए देख लिया। उसने तुरंत खिड़की बंद की और वो भागते हुए मेरे फ्लैट की तरफ आई। मेरी तो जान हलक तक आ गई। मामा को सब बता देती तो वो मेरे गांव का टिकट ही कट जाता। मामा ने मुझे लिविंग रूम में बुलाया और पूछा कि मैंने उनकी कार कहाँ पार्क की है। मुझे याद आया कि शिट, मैं आज कार हम लोगों की पार्किंग में पार्क करना तो भूल ही गया। मैंने बिल्डिंग के बाहर ही लगा दी थी और ऊपर आ गया था। वहीं से कनिष्का का कुछ और सामान आना था। ट्रक आया हुआ था और मामा की कार के चक्कर में ट्रक फंसा हुआ था। उस लड़की का नाम कनिष्का था। जैसे वो ब्यूटीफुल वैसे ही उसका नाम। कार पार्क करने के बाद मैंने भी उसकी थोड़ी सामान उठाने में हेल्प कर दी और हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया। हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। कनिष्का के रिलेटिव ने एक और सामान भेजा था जो गलती से खारगर में उतर गया था। कनिष्का ने मुझसे पूछा कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह वहां रहता हो तो वो सामान पिक कर लेता।
वो एरिया इतना अंदर था कि कुरियर वाला भी वहां से पिकअप नहीं कर रहा था। जब कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो मैंने और कनिष्का ने खारघर तक लॉन्ग ड्राइव प्लान कर लिया। आने जाने में करीबन 5 घंटे लगे होंगे। हमारी इस दौरान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कनिष्का 2 साल पहले ही मुंबई आ गई। वो एक्चुअली नासिक की रहने वाली थी। पिछली सोसाइटी में सिंगल लड़कियों को रहना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए उसे सडनली शिफ्ट करना पड़ गया। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं आशुतोष और कनिष्का की कहानी मेरे सामने वाली खिड़की में। आशुतोष अभी अभी मुंबई आया है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। वो अपने मामा के घर रहता है। उसके फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग में एक बड़ी प्यारी सी लड़की रहने आई है जिसका नाम कनिष्का है। कनिष्का और आशुतोष के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोनों साथ में मुंबई की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। कनिष्का मुंबई अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुकी थी। मुझे भी एक पार्टनर ही चाहिए था जो मुझे मेरी मस्ती में साथ दे सके। उसे मरीन ड्राइव सबसे अच्छा लगता था। मैं छुपके से घर की चाबी लेकर निकल जाता था और रात में मीरा रोड से मरीन ड्राइव तक बाइक पर उसे लेकर चले जाता था। हम रात तकरीबन 1:30-2 बजे निकलते थे और मरीन ड्राइव पर जाकर बैठते थे। सुबह 6 बजे के पहले घर वापस आना होता था। अब रात में नींद पूरी नहीं हो पाती थी तो मैं कॉलेज में जाकर सोया करता था। रात में मुंबई जागती थी, ये लोग कहते, पर मैंने ये चीज वाकई में होते हुए देखी। हाई क्लास से लेकर लो क्लास तक हर क्लास के लोगों का अलग अलग काम सब चलता है यहाँ। हमने रात की आखिरी लोकल में भी ट्रैवल किया है और सुबह की पहली लोकल में भी। सब बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस की रेड पड़ी। मैं उस वक्त तो कॉलेज में था। कनिष्का वाली बिल्डिंग से बहुत सी डांस बार वाली लड़कियों को उठाकर लेके जाया गया था। मैंने सुना था कि मीरा रोड में डांस बार वाली लड़कियां रहती हैं, पर मेरा कभी उन पर इतना ध्यान ही नहीं गया। मैं इन सब कामों से लाखों गुना दूर था। जब मैं घर लौटकर आया तो मामा ने बताया कि उस दिन जो लड़की कार पार्किंग हटवाने के चक्कर में आई थी उसे भी पुलिस उठाकर ले गई है। मेरा दिमाग सकपका गया। मैं जिस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था वो बार में डांस करने वाली लड़की है। मेरे लिए डांस बार का मतलब यही था कि वे लोग गलत धंधे करते हैं और मेरे गांव में तो ऐसी चीज कोई होती ही नहीं थी। तो इसीलिए मेरी इस सब के बारे में ऐसी इमेज बनी थी जो टीवी पे देखकर सबकी ही बन जाती है। कनिष्का ऐसी लड़की हो सकती है, ये सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। उस दिन पता नहीं मैंने कितनी सिरदर्द की टैबलेट्स खाई होंगी। 2 दिन बाद पुलिस वालों ने सारी लड़कियों को छोड़ दिया और बताया गया था कि ड्रग्स के धंधे के शक की वजह से उन्हें पकड़ा गया था, मगर कोई सबूत ना मिलने पे उन्हें छोड़ दिया। मैं जब रात में दूरबीन लेकर बैठा था तो कनिष्का वहीं खिड़की पर बैठी हुई थी। बहुत उदास थी वो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब नाटक लग रहा था। वो इनोसेंस, वो हंसी, क्या था वो सब? मैं भी बस कस्टमर ही था क्या? सिर्फ बिजनेस? मैंने कनिष्का को तुरंत फोन लगाया और हम फिर मरीन ड्राइव चले गए। रास्ते में हमारी कोई भी बात नहीं हुई। वो समझ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि पुलिस ने उसे किस लिए पकड़ा था। इससे पहले कि मैं पूछूं, उसने खुद ही बता दिया। वो डांस बार में काम करती थी और अपनी मर्जी से करती थी। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए। मैंने बोला कनिष्का से कि उससे मैं प्यार करने लगा था और कनिष्का ने कहा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझे पहले ही बता देती कि वो डांस बार गर्ल है तो मैं कभी उससे दोस्ती नहीं करता। शायद दूर से ही मुंह मोड़ लेता मैं उससे। इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने का फैसला किया। अब क्या ही करता मैं, किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, इसलिए कनिष्का से पूरी तरह बात करनी बंद कर दी और उससे दूर चला गया। कोई और क्या ही करेगा इस सिचुएशन में? किसी बार गर्ल से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है। पता नहीं ये लोग किस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही सब चल रहा था। अगर मैं किसी लफड़े में पड़ गया तो मेरी लाइफ का क्या होगा? मेरी फैमिली तो ये सब सहन ही नहीं कर पाएगी। शायद अगले ही दिन मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ता अगर मेरे घर वालों को भनक भी पड़ जाती कि
मैं डांस बार वाली लड़की के साथ रात भर चिल करता हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेंज टाइम था। इतनी बड़ी डिफिकल्टी में मैं आज तक नहीं पड़ा था। कनिष्का ने मुझे बताया कि वो इस सब में पड़ी कैसे। उसने मुझे बताया कि डांस का शौक उसे हमेशा से था। पापा ऑर्केस्ट्रा में थे। उनका काम था कि तरह तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना, चाहे वो माता का जगराता हो या किसी टाइप का फेस्टिवल। वहीं से कनिष्का को बीच पे थिरकने का शौक लग गया। उसे डांस अच्छा लगने लगा था। टीवी पे डांस रियलिटी शो भी देखती थी। उसे डांस करने वालों की इमोशनल कहानियां सुन के लगता था कि आज नहीं तो कल वो रियलिटी शो में जरूर आएगी। इतना कमाल परफॉर्म करेगी कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। वो ग्रैंड फिनाले में क्या क्या करेगी ये सब उसने सब सोच लिया था। अपनी मम्मी पापा को जब स्टेज पे बुलाएगी तब कितना इमोशनल मोमेंट होगा। लाइट्स होंगी और एक धमाका होगा और ताज होगा उसके सर पर। कनिष्का ने तो अपनी पूरी लाइफ प्लान कर ली थी और उसकी जिंदगी में वाकई एक धमाका हुआ। उसके माँ बाप महाबलेश्वर से कार से जब लौट रहे थे, सोच रहे थे कि यहाँ का प्रसाद खाकर बेटी की किस्मत बदल ही जाएगी। उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा और धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। पूरा सपना चकनाचूर हो गया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ना उसके पास कोई सहारा था और ना कोई कमाई का जरिया। फिर किसी दोस्त ने उसे आइडिया दिया तो उसे मजबूरी में डांस बार में काम करना पड़ा। उसी से उसका खर्चा चलता था। उसने मेरी कसम खाई कि वो और किसी भी गलत धंधे में इन्वॉल्व नहीं थी। बहुत मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद उसने की जो मुझ पे हमेशा हंसता रहता था, लाफिंग बुद्धा। मैं हर दुकान पर जब भी जाता था वहां लाफिंग बुद्धा जरूर देखता था। मुझे पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी जागी तो मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया लाफिंग बुद्धा के बारे में। तभी मुझे एक किताब दिखी जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी। उसका नाम था सिद्धार्थ। इसमें सिद्धार्थ की पूरी जर्नी बताई थी। कैसे वो एक राजकुमार था जिसने कभी लोगों की कोई प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं थी। फिर उसने एक मुर्दे को जाते देखा। उसे पता ही नहीं था कि मौत किस चिड़िया का नाम है। मौत की वजह जानने की कोशिश की तो उसे लोगों के दुख दर्द के बारे में भी पता चला। उसे ये भी पता चला कि हर किसी को आम जिंदगी नहीं मिलती। दुनिया में शायद 3 या 4% ही लोग होंगे जिसे खुशी नसीब होती है। ये जानने, समझने और सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए काम करेगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया वो तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए हर दुकान पर उसकी मुस्कुराहट हमें हर हाल में लाइफ को आसान बना देने के लिए रास्ता दिखाती है। मुझे गाइड किया बुद्धा ने। कनिष्का से मैंने पूछा कि अब वो जिंदगी में चाहती क्या है। उसने कहा कि बस एक ऐसा जरिया हो जिससे वो सर उठाकर डांस कर पाए और अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जी पाए। कितनी छोटी सी डिमांड थी उसकी। मुझसे कोई पूछता तो मैं इतनी डिमांडें रख देता कि सामने वाले का मुंह खुला ही रह जाता। कनिष्का को मुझे अब वो जरिया दिलाना था ताकि वो डांस बार छोड़ सके। 12वीं तक तो वो पढ़ी लिखी थी ही। मुझे मेरे मामा की याद आई। मुझे मेरी मम्मी ने किस लिए मामा के पास भेजा था? ताकि मैं मामा से बिजनेस के कई गुण सीख सकूं। मैंने मामा के साथ कपड़ों के बिजनेस पर ध्यान दिया। वो सूरत से कपड़ों का बिजनेस किया करते थे। मैंने उनसे रेट्स पूछे कि वो किस दाम पे कपड़े लेके आते थे। ये भी मैं समझा कि इस सब को कैसे प्लान किया जाए कि मैक्सिमम मार्जिन बच सके। हमें 3 महीने लगे। इस पूरे गुजरात का कपड़ा बिजनेस छान मारा मैंने। मैं चाह रहा था कि मामा को मैं उनसे ज्यादा मार्जिन कमा कर दिखाऊं और लड़कियों के कपड़े ज्यादा ही बिकते थे। और कनिष्का को इसकी काफी समझ थी। उसने मेरी बहुत मदद की। मामा को दिखा कि मैं काफी सिंसियर हो गया हूं। उन्होंने मेरी माँ और पापा से बोला कि लड़का जिम्मेदार हो गया है। कनिष्का का एडमिशन मैंने फैशन इंस्टीट्यूट में करा दिया और शाम को वो डांस क्लास भी करती है। अभी भी वो मेरे सामने वाली खिड़की में ही रहती है। और अब तो उसने भी दूरबीन खरीद ली है और वो भी मुझे दूर से देखती है। अभी हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। वक्त आएगा तो खुलकर बता देंगे। बस हमारे प्यार के लिए दुआएं कीजिए कि ये कामयाब हो। तो सुना आपने कैसे आशुतोष ने जब सिचुएशन को थोड़ा टाइम दिया
तो चीजें अपने आप पलट गई। सो बेसिकली अगर हम अपने प्रेजुडिसेस और जजमेंट्स को साइड पे रख के सिचुएशन को खुले दिमाग से देखें तो शायद आप खुद की ही हेल्प कर लें। अब जरा दुआ में अपने हाथ उठा लीजिए और इस प्यारे से कपल को ब्लेस कीजिए। बहुत झेल चुकी है कनिष्का, ऊपर वाला उसे आशुतोष के साथ बनाए रखे, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस इश्क कीजिए और सुनते रहिए ऐसी ही प्यार की सच्ची कहानियां इश्क वाली फीलिंग्स में। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है आराधना। नाम से मुझे एकदम ट्रेडिशनल मत समझ लेना। मैं एकदम मॉडर्न लड़की हूँ जो किसी भी टाइप के ट्रेडिशनल झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मेरा बॉयफ्रेंड है आर्यन, और ऑफ कोर्स इससे पहले भी रह चुके हैं। आर्यन और मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। मैं अपनी मम्मी और दादी के साथ रह रही थी। मेरी मम्मी का डाइवोर्स हो चुका है। या तो मेरा बाप मेरे जैसा होगा या मेरी माँ, इसलिए डाइवोर्स हुआ होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साथ रहने के बाद भी हम असल में क्या अपने करीबी लोगों को जान पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं फेमस होके मरी तो मेरे पीछे रोने के लिए कौन कौन आएगा। मैं चाहती हूँ कोई ना आए। नहीं चाहिए यार कोई रिश्तेदार, ना दोस्त वोस्त, सब अपनी मस्ती में मस्त रहो। मुझे शादी से नफरत है। मुझे लगता था मैं शादी मटेरियल हूं ही नहीं। अब ट्विस्ट ये है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने चुपके से बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्यन मुझे प्रपोज करने वाला है। वो बहुत बड़ा खर्चा वर्चा करके प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रहा था। अब उसने इतना खर्चा करने का सोच लिया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ना कैसे करूं। अरे बाबा बहुत चक्कर हो गया था यार। मैं अपने दोस्तों से सजेशन ले रही थी कि क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, जाने कितने फिल्मी टाइप के डायलॉग सोचे। इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू से नो टू अ मैरिज प्रपोजल। आफ्टर ऑल हमारा इंटरनेट ही तो हमारा सर्च गुरु बनता है ना, वही मैंने भी किया। बड़े अजीब अजीब से आंसर मिले यार उस पे। तो दिमाग ठंडा करने के लिए मेरे गर्ल्स वाले ग्रुप ने एक प्लान बनाया और हम चल दिए गोवा अपनी स्पिंस्टर्स पार्टी करने के लिए। वैसे भी हम सबके घर वाले शादी पे तुले हुए थे और अभी हमारा 3rd ईयर ही तो था ग्रेजुएशन का। मस्त स्कूटी रेंट पे ली और निकल गए हम भी अंधेरे रास्तों पे मस्ती करने। जाने कितनी बार तो रास्ता भटक गए थे, घाटियों से गिरते गिरते बचे थे हम। पता नहीं अगर खाई में गिर विर जाते ना तो राम नाम सत्य हो जाता। फिर पता चलता कि अच्छे गए हम गोवा घूमने। और हमने ना वहीं पास में एक रेंट पे घर ले लिया था, तो सस्ती बियर पी के बागा बीच पे पड़े रहे, चिल किया और वापस आ गए। वापस आए तो भैया फिर वही टेंशन। ये इश्क में कमिटमेंट नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह वाह, फिल्मी डायलॉग। मैं मेरे बॉयफ्रेंड का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी यार। अब ऐसी नहीं हूं ना मैं, और उसे ना भी नहीं करना था। अब इस पे एक और चक्कर ये हो गया कि मेरी फ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि मैं उसे ना बोलने वाली हूँ, जबकि मैं रिलेशनशिप के लिए ना नहीं, एक्चुअली सिर्फ अभी शादी को ना बोल रही थी। तो जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला, वो अपने फ्रेंड से कंसल्ट करने लगा। उसको ऐसे सजेशन मिले कि नॉर्मली जब लड़कियां किसी से बहुत प्यार करती है तो 1-2 साल का रिलेशनशिप हो जाता है, तो वो तो शादी के प्रपोजल के लिए बहुत ईगरली वेट करती है। और मैं 2 साल के बाद ना कहने का सोच रही हूँ। तो जनाब को लगने लगा कि हो सकता है कि मेरा कोई और बॉयफ्रेंड हो, या हो सकता है मैं चाहती हूँ कि कोई और अल्ट्रा रिच लैम्बोर्गिनी वाला बंदा मिल जाए। मुझे ना ऐसा सोच के ही हंसी आने लगी। हालांकि हम लोगों के बीच कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, पर ये सब आइडियाज तो उसके दिमाग में भरे जाने लगे थे ना। वो भी पगला गया और मैं तो यहाँ पगला रही थी ही। तो एक दिन वो शाम को बड़े गुस्से में आया। मैं भी यहाँ गुस्से में खड़ी थी, तो देखते ही उसका गुस्सा टाए टाए फिस हो गया। हम दोनों बहुत देर पार्क में एक बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। फिर वो मुझसे बोला कि कोई एक डेट फिक्स कर लो, भले ही वो 1 साल बाद की हो
फिर उसके बाद चाहे मैं जो भी करती रहूं। मैंने बोला कि देखो मुझे भी कोई डेट वेट फिक्स नहीं करनी है। उसने बोला कि उसे तो करनी है। उसके घर वाले भी उसके पीछे पड़े थे, मैं भी उन्हें पसंद थी। वो एक्चुअली आर्यन के इस तरह 24 घंटे बाहर रह के मेरे साथ टाइम बिताने से पक गए थे। वो चाह रहे थे कि आर्यन सेटल हो जाए और उसके बाद फिर आर्यन का छोटा भाई भी तो है, उसकी भी शादी करनी है। यू नो हर पेरेंट्स इसी तरह से सोचते हैं। अब यार आर्यन के छोटे भाई के चक्कर में भला मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? मैं जैसे ही सोचती थी कि ये मेरी मैरिज डेट है, ये मेरी एंगेजमेंट डेट है, तो मुझे घबराहट सी होने लगती थी। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं आराधना और आर्यन की कहानी, क्योंकि तुम ही हो। आर्यन और आराधना पिछले 2 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आर्यन आराधना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, पर आराधना शादी से डरती है। उसे लगता है उसकी लाइफ बाकी लड़कियों जैसी हो जाएगी। अब आराधना के दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। वो मैरिज प्रपोजल को अभी के लिए ना करना चाहती है, पर ये रिलेशन तोड़ना नहीं चाहती। आराधना डेफिनेटली मुश्किल में है। तो चलो सुनते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसका नया प्रोजेक्ट सिंगापुर में था। उसे ये इनसिक्योरिटी हो रही थी कि कहीं उसके वहां जाने के बाद ऐसा ना हो कि लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हमारा ब्रेकअप हो जाए या मुझे कोई और मिल जाए। मैं उसे फोर्स कर रही थी कि उसे सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर दुनिया का बिजनेस हब है। आपको तो पता ही होगा, वहां तरह तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं, टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन सी नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो लाइफ एकदम बदल जाएगी। देखो मेरा मानना तो सिंपल है कि रिलेशनशिप के चक्कर में डायमंड अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बाद रिलेशनशिप कैसे भी मैनेज कर सकते हो अगर आपका पार्टनर थोड़ा समझदार है। और समझदार नहीं है तो फिर अपॉर्चुनिटी तो उसने ग्रैब कर ही ली है। अब मेरे हाँ ना बोलने और उसको सिंगापुर जाने के लिए फोर्स करने को वो जोड़ कर देख रहा था। इसी वजह से हमारे बीच बहस बढ़ रही थी और मैं भयंकर वाली इरिटेट हो रही थी। जैसे उसे ये समझ आ गया कि मैं पहले से ज्यादा इरिटेटेड बिहेव कर रही हूँ, उसका मेरे लिए बिहेवियर ही चेंज हो गया। मुझे मनाने और ज्यादा प्यार जताने के लिए मुझे रोज फूल देने लगा। मुझे रोज गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजता और टाइम से हर काम करता, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा ही एकदम केयरिंग टाइप हो गया था मामला। टोटल प्रोफेशनल बॉयफ्रेंड वाले एटिकेट्स हो गए उसके। मेरे लिए चेयर खींचता था, आते और जाते टाइम हमेशा प्यार से हग भी करने लगा था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि भैया प्रॉब्लम मुझ में ही है। अब देखिए जब प्रॉब्लम मेरी है तो सलूशन तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा ना। बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं, फिर जाके कहीं एक आइडिया आया। मैंने लड़कियों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मुझे उसके बारे में ऑनलाइन ही कहीं से पता चला था। ये लोग परफेक्ट ब्राइड बनाने का कोर्स कराते हैं। अब वैसे तो हर लड़की को बचपन से परफेक्ट ब्राइड बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पर हाँ कुछ मेरे जैसी भी होती हैं जो नहीं बन पाती। यहाँ मैनुअली मैं सब कुछ सीख रही थी कि पति के सामने कैसे उठते बैठते हैं, कैसे धीरे धीरे आप उसकी और उसके परिवार की सारी बातें मानने लग जाते हैं, कैसे आपको नए सरनेम के साथ एडजस्ट करना होता है, कैसे अब बस आप उसी के नाम से जाने जाते हो और आपको हर उस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है जिससे आपके पति को फर्क नहीं पड़ता। भैया मैंने खूब गाने वाने भी सुने, वही वाले गाने जिसमें वो पतियों को लाइफ डेडिकेट करने वाले लिरिक्स होते हैं ना। मैंने पूरे 6 महीने का कोर्स किया, कैन यू बिलीव इट। फीस दी, मुझे सब कराया गया, हर रस्मों रिवाज सीखा, पर मेरे मेंटल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तब भी और आज भी उन्हीं औरतों को एडमायर करती हूँ जो इन सब से आजाद हो। अल्टीमेटम का घंटा मेरे दिमाग में सनसनी मचा रहा था। इस सब में बहुत वक्त निकल गया। उसके सिंगापुर जाने का दिन भी आ गया। वो बस 2 दिन में जाने वाला था और इधर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब है। पहले जब कभी वो ऐसा डिस्टर्ब होता था तो मुझे कॉल करता था और अब मुझे लगने लगा कि शायद द एंड करीब आ रहा है।
मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने भी सिंगापुर में उसी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी जिसमें आर्यन जाने वाला था। उसकी फ्लाइट 10 बजे थी, तो मैं उसे सरप्राइज देने के लिए 7 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गई। बैठे बैठे वहां मैं सो गई। देखा तो 8:30 बजने वाले थे। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट लेट है, वो 1:30 बजे आएगी। मैंने कहा यार पूरे दिन की वाट लग गई। उसके बाद गिरा एटम बम। मेरी दोस्त का फोन आया कि आर्यन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर ली है, वो अपने नाना नानी से मिलने गया है और दिवाली के बाद सिंगापुर जाएगा। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। मैंने अपने सर पे हाथ दे मारा। मैं भागते भागते एयरपोर्ट से निकली, बस स्टॉप पे गई और नेक्स्ट बस पकड़ ली। भाग के नानी के घर गई। उस दिन उनका बर्थडे था। जब मैं पहुंची तो देखा कि वो उनकी गोद में लेटा हुआ है। उसकी नानी उसे शादी करने के लिए बोल रही थी और वो उन्हें मना रहा था कि उसे अभी नहीं करनी है। बस जैसे ही मैंने वो देखा मैं पिघल गई। मैंने कहा यार ये आदमी मेरे जैसी पगली को संभाल लेगा। ये जब अपनी नानी की फीलिंग्स की इतनी कद्र करता है तो मेरी फीलिंग्स की क्यों नहीं करेगा। ये बंदा अल्टीमेट है। इतने टाइम से मेरे हार्ट में जो चीज ट्रिगर नहीं हो रही थी वो आज हो गई। मैं समझ गई कि मुझे जो भी फ्रीडम, जो पर्सनल स्पेस चाहिए ये मुझे वो सब देगा। ये वाकई मुझसे प्यार करता है। मैं उसके पास गई। मैंने उसकी नानी के सामने बोला कि नानी मैं और आर्यन शादी कर रहे हैं। आर्यन सरप्राइज हो गया। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। मैंने रिंग पहले से खरीद रखी थी। मैं घुटनों के बल बैठी और उससे पूछा विल यू मैरी मी। उसने भी अपने पर्स से रिंग निकाली और मुझे दी। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी रिंग इस तरह अपनी जेब में रखकर घूम रहा होगा। बाकी तो सब ठीक है। इससे नाना नानी अपने नकली दांतों से मुस्कुरा उठे। उस दिन फिर हम नाना नानी के साथ ही रहे। केक काटा, नाना नानी के फेस पे लगाया और हमारी शादी हो गई। और हम वाकई एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। कोई भी वैसा चेंज नहीं आया पिछले 1.5 साल में जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सब कुछ वैसा ही है जैसा हम एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे करते थे। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? सुनने में ये प्रॉब्लम बड़ी या बेकार या बहुत छोटी सी लग सकती है, पर यही तो हमें सीखना है कि किसी की छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है और इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि चीजों को ओवरथिंक करके बेवजह कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइफ बहुत ही सिंपल है और प्यार तो इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। सब कुछ आंखों के सामने दिखता रहता है और हम आंखें बंद करने की जिद करे रहते हैं। मैं तो यही कहूंगी बस प्यार करो और मस्त रहो, ज्यादा सोचो वोचो नहीं। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। अरे यार अब आप ही बताइए कि ये दोनों कितने बड़े बेवकूफ हैं। दुनिया की कहासुनी में आ गए और इतना टाइम खराब किया मेरा, आपका और सबसे ज्यादा आपस में दोनों का। ये भी कोई कहानी हुई? प्यार में लोग ऐसा पागलपन क्यों करते हैं? अरे यार छोड़ो, रहने दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। आराधना ने वैसे ही मुझे पागल कर दिया है। सो एक गहरा लंबा सांस, दिमाग को शांत करो और जो आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करो और बस सुनते रहो ऐसी सच्ची कहानियां ओनली ऑन इश्क वाली फीलिंग्स। इश्क वाली फीलिंग।